आज हम एक बहुत ही विचलित करने वाली कहानी के कुछ हिस्सों पर नजर डालेंगे। ये कहानी हमें वाराणसी की पुरानी भूली बिसरी गलियों में ले जाती है। और इसकी शुरुआत होती है एक ऑनलाइन विज्ञापन से, अजीब सा। हाँ, और इसी विज्ञापन के जरिए दो बिल्कुल अनजान लोग मिलते हैं, कुणाल और राघव। और ये मुलाकात एक बहुत ही चौंकाने वाले अनुष्ठान पर जाकर खत्म होती है। हमारा मकसद है कि इस कहानी के घटनाक्रम और पात्रों की जो मानसिकता है उसको थोड़ा समझें। चलिए इस विवरण की तह तक चलते हैं। तो ये विज्ञापन क्या था? इसमें विज्ञापन बहुत सीधा था लेकिन रहस्यमयी। कुणाल ने पोस्ट किया था, जो वाराणसी की एक पुरानी हवेली में रहता था। लिखा था, स्वस्थ पुरुष चाहिए, उम्र 25 से 40, दूसरे में समा जाने को तैयार हो, कोई फैंटेसी नहीं, गंभीर लोग ही संपर्क करें। उसके लिखने का अंदाज, मतलब उसकी जो शांति थी, उससे लगता था कि ये कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है, सोचा समझा है। और दूसरी तरफ है राघव, पुणे में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल ऊब चुका, एक खालीपन है। और उसे ये विज्ञापन दिखता है, पर उसे ये वल्गर नहीं लगता, अश्लील नहीं, अजीब है। उससे क्या लगता है? उसे ये विज्ञापन किसी तरह से पवित्र महसूस होता है। हाँ, पवित्र। शायद ये उसके अंदर की किसी गहरी खोज, किसी बेचैनी का इशारा था। तो उसने जवाब दिया, हाँ, फौरन, बस 2 शब्द, मैं तैयार हूँ। छोटा, लेकिन कितना वजन है इन शब्दों में। बिल्कुल। और कुणाल का जवाब भी उतना ही नपातुला और रहस्यमयी था। उसने लिखा, वाराणसी आओ, 14 मार्च, अपनी आत्मा के सिवा कुछ मत लाना। ये संवाद ही अपने आप में आगे क्या होने वाला है इसका इशारा दे रहा है। राघव आ जाता है, वाराणसी पहुंचता है। जी, और वो ढूंढते ढूंढते शमशान घाट के पास उस हवेली तक पहुंच जाता है। बिल्कुल अलग थलग, जैसे दुनिया से कटी हुई। दरवाजा खुलता है, कुणाल सामने है। लंबा दुबला सा आदमी, सफेद कपड़ों में। अंदर की हवा बहुत भारी थी, जैसे धूप, लोहे की जंग और किसी जानवर की हल्की गंध, सब मिली हुई। अजीब सा कॉम्बिनेशन। ये माहौल डरावना लगता है, सिर्फ पुराना नहीं। हाँ, जैसे किसी खास मकसद के लिए तैयार किया गया हो। और घुसते ही कुणाल सबसे पहले पुष्टि करता है। क्या पूछता है? कि राघव अपनी मर्जी से आया, क्या किसी और को पता है? और राघव कहता है, हाँ, वो अपनी मर्जी से आया है और नहीं, किसी को नहीं पता। गोपनीयता, ये बहुत जरूरी थी उस वक्त। यहाँ पर ये सहमति का पहलू, ये जितना महत्वपूर्ण है उतना ही विचलित करने वाला भी है ना? बिल्कुल। क्या ऐसी चरम स्थिति में दी गई सहमति के मायने वही रहते हैं? ये सवाल तो है। खैर, इसके बाद वो अनुष्ठान शुरू होता है। हाँ, और सब कुछ एक कैमकॉर्डर पर रिकॉर्ड हो रहा है, बाकायदा। रिकॉर्डिंग में राघव कैमरे की तरफ देखकर क्या कहता है? वो कहता है, मैं राघव मेनन अपना शरीर और अपनी सहमति पूरी तरह से देता हूँ। मैं भस्म होना चाहता हूँ। भस्म होना चाहता हूँ, ये शब्द बहुत कुछ कहते हैं उसके मन की स्थिति के बारे में। बिल्कुल। उसके बाद कुणाल एक चाकू निकालता है, पुराना सा, थोड़ा मुड़ा हुआ, और बताता है कि ये उसके तांत्रिक दादा का है। जी, और उसके दादा का मानना था कि मानव मांस खाने से यादें, ऊर्जा, यहाँ तक कि दर्द भी, वो एक शरीर से दूसरे में ट्रांसफर हो सकता है। पर कुणाल खुद को धार्मिक नहीं बताता। नहीं, वो साफ कहता है, मैं धार्मिक नहीं हूँ, पर मुझे विश्वास है कि ये चाकू क्या खोल सकता है, जैसे ये उसका अपना निजी प्रयोग हो। एक विरासत में मिली चीज जिसे वो अपने तरीके से एक्सप्लोर कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। फिर राघव अपना बायां हाथ आगे करता है और कुणाल बहुत सावधानी से अंगूठे के नीचे एक छोटा सा चीरा लगाता है। खून निकलता है। राघव की प्रतिक्रिया? वो थोड़ा सहरता है, जाहिर है, पर शांत रहता है, स्थिर, जैसे वो उसके लिए तैयार था। इसके बाद जो होता है वो शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है इस कहानी का। हाँ, कुणाल मांस के उस छोटे से टुकड़े को साफ करता है, फिर एक पुराने लोहे के तवे पर घी और जीरे में उसे पकाता है। और फिर वे दोनों चुपचाप बैठते हैं और उसे खाते हैं, खामोशी में। हाँ, खामोशी में। राघव धीरे धीरे चबाता है और फिर कहता है, क्या? इसका स्वाद सच्चाई जैसा है। सच्चाई जैसा? किस सच्चाई की बात कर रहा है वो? कौन जाने, शायद उसके लिए वो उसके खालीपन का अंत था, या उस चरम अनुभव में उसे कुछ ऐसा मिला जिसे वो सच्चाई कह रहा है। और कुणाल का जवाब? कुणाल बस मुस्कुराता है और कहता है, हमेशा होता है, जैसे ये कोई नई बात नहीं है उसके लिए। तो ये पूरा वाक्य ऑनलाइन गुमनामी से शुरू होकर एक आपसी सहमति से किए गए इस भयानक अनुष्ठान तक पहुंचता है। हाँ, और ये सब एक बहुत ही निजी, गहरी और शायद अंधकारमय विश्वास प्रणाली पर टिका हुआ लगता है। इसमें मनोवैज्ञानिक पहलू बहुत गहरे हैं। राघव का वो खालीपन, वो अस्तित्व का संकट, और कुणाल का वो शांत निश्चय, उसका अपना विश्वास, और इस चरम काम के जरिए किसी सच्चाई को खोजने का विचार। एक तरफ राघव है जिसका सर भारी है, शायद शराब से या खून बहने से, पता नहीं। हाँ,
और दूसरी तरफ है कुणाल। वो अजीब तरह से शांत है, लगभग डरावना। और कुणाल कहता तुम भस्म होने आए थे। ये सुनकर लगता नहीं कि ये सिर्फ कोई धमकी है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी गहरे, शायद किसी विकृत किस्म के समझौते की तरफ इशारा करता है। भस्म होना, वादा, ये शब्द कहानी को जैसे कर्मकांड का एक रिचुअल का रूप दे देते हैं ना। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कुणाल खुद को इस पूरी प्रक्रिया का कोई संचालक समझ रहा है। और राघव को एक समर्पित भागीदार, जिसने शायद वादा किया था। हाँ, लेकिन तभी राघव का मन बदल जाता है। वो कहता है मैंने अपना इरादा बदल दिया। और ये उस पूरे सेटअप को, उस शक्ति संतुलन को जैसे तोड़ देता है। यहीं से कहानी पलटती है। हाँ। हर गली से हल्की सी गाय की घंटी की आवाज, और अंदर वो कैमरे की टिमटिमाती हुई लाल बत्ती। माहौल सोचकर ही अजीब लगता है। बहुत। और फिर वो टकराव। राघव उठने की कोशिश करता है, कुणाल उसे रोकता है, कहता है तुमने वादा किया था। और फिर वो हिंसा, चाकू का टकराना, मेज का पलटना, दीवार पर खून के छींटे, एक चीख और फिर आखिरी हाफ। कहानी में लिखा है कैमरा गिर जाता है पर रिकॉर्डिंग चलती रहती है और बस एक झलक दिखती है खून से सने विजेता की। पर ये विजेता कौन है ये अभी साफ नहीं है। नहीं, कहानी फिर कुछ हफ्तों का लीप लेती है। चैप्टर 7। हाँ, अब पुलिस सीन में आती है। लखनऊ साइबर सेल को एक शिकायत मिलती है रेडिट से कि किसी पुराने फोरम पर कुणाल मिश्रा नाम के यूजर ने एक लिंक पोस्ट किया है। और उस लिंक में एक वीडियो है जिसमें एक आदमी को काटा जा रहा है और खाया जा रहा है। भयानक बहुत। आईपी एड्रेस वाराणसी की उसी हवेली का निकलता है। पुलिस छापा मारती है, उम्मीद यही कि कुणाल को गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन वहाँ कुणाल तो मिलता ही नहीं। उल्टा उन्हें और भी चौंकाने वाले सबूत मिलते हैं। कई नए वीडियो टेप्स, तारीखें मार्च 14 के बाद की, और उन पर अलग अलग पीड़ितों के नाम लिखे हुए हैं। कमरा वही है, चाकू वही, रस्में भी वही। मतलब सिलसिला रुका नहीं था, वो जारी था। पर कुछ गड़बड़ थी। फोरेंसिक जांच में पता चलता है कि आवाज में फर्क है, चलने का ढंग अलग है, यहाँ तक कि दस्तखत भी मेल नहीं खा रहे। ये विसंगतियां ये शक पैदा करती हैं कि क्या ये वाकई कुणाल ही है या कोई और है, कोई उसकी जगह ले चुका है। और फिर वो सबसे खौफनाक खोज, आंगन के नीचे एक बंद संदूक में एक तांबे के कलश में कुणाल का कटा हुआ सिर, जिसके मुंह में उसका आधार कार्ड ठूंसा हुआ था। ये सिर्फ क्रूरता नहीं है, ये पहचान को मिटाने, उस पर कब्जा करने का एक भयानक प्रतीक है। आधार कार्ड, पहचान का सबूत, उसे ही विकृत कर दिया गया। तो यहाँ खुलासा होता है, असली भक्षक वो कुणाल नहीं था, वो राघव था। लड़ाई असल में राघव के पक्ष में मुड़ी थी। उसने कुणाल को मारा और कहानी कहती है उसे चखा। हाँ, वो चखना वाला हिस्सा, वो महज जिंदा बचने से कहीं आगे की बात लगती है, जैसे उस एक्ट ने ही कुछ बदल दिया। कुणाल को चखने के बाद जैसे राघव के अंदर की कोई पुरानी दबी हुई भूख जाग गई। और वो भागा नहीं, उसने कुणाल की जगह ले ली, उसकी पहचान अपना ली, उसी की आईडी इस्तेमाल की, ऑनलाइन लोगों को वैसे ही जवाब दिए, उन्हें फंसाया, फिल्माया, खाया और उनके अवशेषों को उन्हीं तांबे की थालियों में लेबल किया। ये एक बार की घटना नहीं रही, एक सिस्टम बन गया, एक पैटर्न। पुलिस राघव को कभी नहीं ढूंढ पाए। और कुणाल की प्रोफाइल से वो आखिरी फोरम पोस्ट। सच्चा परिवर्तन तभी शुरू होता है जब आप वो खा जाते हैं जो आप कभी थे। ये जैसे राघव का अपना मैनिफेस्टो बन गया, उसके इस नए अस्तित्व का। कहानी का अंत भी बहुत ठंडा सा है, कोई समाधान नहीं। हाँ, बस ये बताया गया है कि आजकल भी हर कुछ महीनों में वैसा ही विज्ञापन फिर से दिखता है। वही लहजा, वही शब्द, वही शहर, वही वादा। और कहते हैं कि अगर देर रात उस पुरानी हवेली के पास से गुजरो तो हवा में किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। इसका स्वाद सच जैसा है। कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कोई विश्लेषण नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, बस ये खौफ। हाँ, ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या बुराई या वो भूख कभी खत्म होती है या सिर्फ अपना मेजबान बदल लेती है।